Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Quickly, recap of what we did in the last class. अंकित, बाहर बातचीत मत करो ज्यादा, यहाँ क्लास हो रहा है. Good morning, ma'am. Morning. Quick recap of what we did in the last class. We were doing hygiene two-factor theory, right? And these are the theories that are counted in content theory of motivation. There are broadly two categories of motivation theories. One is content theory and the other one is process theory. So what's the difference between two? Content theory is mostly people-centric, okay? And process theory, you'll find that they are mostly job-centric, work-centric. We were doing hygiene two-factor theory. What are the two factors? Tell me, कोई recap करेगा जल्दी से? Yes, ma'am. एक hygiene factor था और एक motivator factor. Who said? Rajesh. Rajesh. Who said? Yes, ma'am. The rest of you? Why only 8 people have joined? It's 10. बाकी बताइए. Yes, ma'am. Two factors like hygiene factor or maintenance factor based on motivation. और Sunil, would you like to answer? मैम लास्ट क्लास में फिर Last class में? Wait. अभी बोलिए. Last class में? लास्ट क्लास में एब्सेंट थे मैम हम. सुमन, तुम बताओ. यस मैम. क्या है दोनों थ्योरी में डिफरेंस? टू फैक्टर थ्योरी क्या है? कहाँ तक किए थे हम लोग लास्ट क्लास में? अब क्लास नहीं लेंगे आज का अगर कोई रिकैप नहीं किया जिससे. हाइजीन फैक्टर मैम, मोटिवेशन फैक्टर यही पढ़े थे मैम पिछली क्लास में. हाइजीन फैक्टर क्या होता है? हाइजीन फैक्टर में मैम जैसे बताए थे, हाइजीन फैक्टर में एग्जांपल होता है क्या था, जैसे वॉशरूम बाथरूम वगैरह सब वाटर वगैरह होने के बाद भी होता क्या है हाइजीन फैक्टर? मनी? यस मैम. क्या किए थे हम लोग प्रीवियस last क्लास class में एब्सेंट थे. आकांक्षा? आशीष? Yes, ma'am. आशीष was it also is a there. yes, and it is a dissatisfaction like this. Ma'am, hygiene factor is basically a context of dissatisfaction for employee, and it is concerned for the working environment where an employee is working, like working condition, poor industrial relationship, status, salary, etc.
है, आकांक्षा। मैम लास्ट क्लास में आप जॉब सिक्योरिटी के बारे में बता रही थी। मैम हाइजीन फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर अगर होता है तो कोई खास सेटिस्फैक्शन नहीं होता, अगर नहीं होने से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन होता है। हाँ, मेन पॉइंट यही है इस थ्योरी का। इसी तरीके से आपको ये थ्योरी याद भी रखनी है। एम्प्लॉय मोरल डाउन हो जाता है जबकि कोई मतलब कोई प्रॉब्लम हाइजीनिक का प्रॉब्लम आता है तो एम्प्लॉयज का जो मोरल होता है वो डाउन हो जाता है और उसको काम करने की क्षमता ज्यादा दिन तक नहीं रहती है मैम। ठीक है अंशु, लेकिन आप हाइजीन को हाइजीनिक से, हाइजीन फैक्टर्स को हाइजीन से रिलेट नहीं करना है हमेशा। उसमें एक एग्जांपल है प्रॉपर वॉशरूम, प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर, कैंटीन, ये सब। हाइजीन का मतलब हाइजीनिक फैक्टर्स नहीं है यहाँ पर। हाइजीन एक नाम दिया गया है, दीज आर हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर्स। These factors are those factors which are responsible for preventing employees to go into dissatisfaction. These are also called dissatisfiers for the same purpose. Okay, dissatisfaction for the same purpose. Now the other thing is that 1 minute just. Yes. Hygiene factors are those factors which are responsible for preventing the employees to go into dissatisfaction. For example, क्या एग्जाम्पल दिए थे बताइए। मैम जैसे वर्किंग कंडीशन में लाइट, वॉशरूम, कैंटीन, टेम्परेचर। ठीक है, और बाकी वर्किंग कंडीशन के अलावा रिलेशनशिप, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, हाँ, और कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस, कंपनी पॉलिसी का क्या मतलब है? जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन, लीव की पॉलिसी, उसके अलावा बोनस, उसके अलावा इंसेंटिव, देयर आर वेरियस वर्किंग आवर्स, यस, ओवरटाइम का अलाउंस, all these things they come in company policy. For example, if any of these factors, if they are not not able to satisfy the employees, then they can cause heavy dissatisfaction. अब सोचो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लीव ही नहीं है, क्या लीव ही नहीं है, तो तुम ये सोच सकते हो कि लीव नहीं होने से ऐसा नहीं है कि लीव होने से ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज जो है वो बहुत ज्यादा काम करने लगेंगे या दैट कैन बिकम अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, लेकिन लीव नहीं होने से ये जरूर होगा कि डिससैटिस्फैक्शन होगा। समझ में आई बात? फिजिकल वर्किंग कंडीशंस इसका पॉइंट है। स्टेटस, एम्प्लॉय स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन in relation to work is also something which is counted as an important hygiene factor. Interpersonal relations, job security. अब बताओ, इतना समझ में आया हाइजीन फैक्टर्स क्या होता है? Yes ma'am. Yes ma'am. Now we come to the second half of this theory, which is motivation factors, motivational factors. Motivational factors are those factors which are actually used in the organization to satisfy the employees, because they take out the best from the employees and they provide a sense of job satisfaction to the employees. Okay, जैसे मैम प्लीज रिपीट अगेन। मोटिवेशन, देखो हाँ थोड़ा है, the other teacher is also taking class here. हाइजीन फैक्टर्स डिससैटिस्फायर्स थे, ये याद है? यस मैम। और मोटिवेशन फैक्टर्स सैटिस्फायर्स।
ओके यानी ये सारे फैक्टर्स प्रेजेंट रहेंगे जॉब के सेटिस्फैक्शन के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, आप ये समझिए। देयर आर फैक्ट, जैसे कि जब हम लोग हाइजीन फैक्टर्स डिस्कस कर रहे थे तो हम वहां पर ये बात डिस्कस कर रहे थे ना कि ये फैक्टर्स हैं जो डिससैटिस्फैक्शन प्रिवेंट करते हैं लेकिन सेटिस्फाई करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर कैसे फैक्टर्स हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर सेटिस्फाइंग? कोई बता सकता है कि जॉब सेटिस्फैक्शन किन किन फैक्टर से हो सकता है? Responsibility, वेरी recognition, गुड, वेरी गुड, reward and recognition, वेरी गुड। leadership, हाँ, मैम इंसेंटिव वगैरह। नो, financial benefit, responsibility, रिस्पांसिबिलिटी, recognition, और achievement, सैलरी भी like तो completing सैलरी the भी task तो होगा on ना time. मैम। देखो लास्ट क्लास में बताए थे ना सैलरी किसमें आता है? Hygiene factor. हाइजीन फैक्टर में। and flexible work schedule, नो, देखो एक चीज मैम समझो, उसको achievement में आ जाएगा। जो लोग सीईओ बनते हैं, जो लोग डायरेक्टर बनते हैं, जो बहुत बड़े पोस्ट पे जाते हैं, उनको ये सब चीजें मोटिवेट नहीं करती हैं। ओके, उनको उनका जो मोटिवेशन फैक्टर्स होता है वो वैसे फैक्टर्स होते हैं विच आर इनहेरेंट टू वर्क, जो विच आर इनहेरेंट टू वर्क। किस टाइप के फैक्टर्स? जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब तुम लोग ये बोले कि मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इम्पोर्टेंट, देन व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? Ma'am, the authority given by the supervisor to the employee. ठीक है, The employee. एक टर्म उसको तो डेलीगेशन ऑफ वर्क कहते हैं आशीष, दैट इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ वर्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो एक to काम do के work लिए। on time, किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। यस मैम। अच्छा, तो इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। देखो जैसे एक फंक्शन हो रहा है कॉलेज में और तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है होस्टिंग की। होस्टिंग की जब तुमको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो? I am giving you a part of ownership of the work. दे रहे हैं कि yes नहीं? ma'am, तुमको हम काम Yes. को ओनरशिप दे रहे हैं। दिस इज नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अगर तुम देखो, ये सब चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा काम किया हुआ होना जरूरी होता है, लेकिन अगर थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। पैसा इज नॉट द ओनली मोटिवेटर एट वर्क प्लेस। अब तुम अगर काम कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में और तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, ये काम आया, ये कर दिया, वो आया, वो कर दिया, तुम बहुत दिनों तक सेटिस्फाइड नहीं रह सकते। दैट विल लीड टू जॉब डिससैटिस्फैक्शन। कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा तुमको आगे जाने का। तब तुमको लगेगा कि क्या कर रहे हैं हम, व्हाट इज माय रोल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट एम आई अप टू। ठीक है, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन। सपोज करो यू आर वर्किंग, याद है तुम लोगों को सैलरी का कंपोनेंट या पेरोल के टाइम पे पढ़ा रहे थे, उस समय रिवॉर्ड और रिकग्निशन का थ्योरी पढ़ाए थे। यस मैम। वहां पे भी हम थ्योरी में तुमको समझाए थे अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में सेल्फ एस्टीम में ये आता है कि नहीं? आता है ना? दिस इज अ हायर ऑर्डर नीड। क्यों हायर ऑर्डर नीड बोला गया सोचो? इसीलिए क्योंकि दीज आर मोटिवेटर। If you are working at a workplace and you are recognized, अगर आपको recognize किया जाता है for the work that you do, you feel motivated, you feel that you should give more to the work, more to that work and the workplace. अब सोचो कि मेरे साथ बाकी एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं और हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम कुछ एक्स्ट्रा तरीके से काम करना चाह रहे हैं जिसमें मेरी एक्स्ट्रा मेहनत लग रही है। अब ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं दिया देने का काम होता है। दिस इज नॉट द ओनली थिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव दे दिया, अच्छा आपने ऐसे किया तो हम थोड़ा पैसा आपको और दे देते हैं। नो, अगर मेरे साथ मेरे पैरेलल में और भी एम्प्लॉयज हैं और हम कुछ अलग से करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं जिसमें मेरी ज्यादा मेहनत लग रही है, जिसपे कि मुझे ज्यादा वर्कआउट करना पड़ रहा है, तो वैसे कंडीशंस में क्या मुझे मोटिवेशन नहीं देगा बाहर से रिकग्निशन कि हाँ यू आर डूइंग मोर, आप अच्छा कर रहे हैं? बताओ,
क्यों अप्रिसिएशन, क्यों रिवॉर्ड, रिकग्निशन ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि दीज आर द मोटिवेटर फैक्टर्स। इसीलिए जब भी कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, दे मेक रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, एप्रिसिएशन वेरी मच अ पार्ट ऑफ देयर compensation package. That is a strategic move by the HR of that organization to motivate you. Understood? मैम बहुत आवाज आ रहा है पीछे से। So, जो भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो रिवॉर्ड, रिकग्निशन, एप्रिसिएशन का मीनिंग समझती है, उसका यूज समझती है, दे मेक इट वेरी मच अ पार्ट ऑफ देयर पॉलिसी। क्योंकि रिवॉर्ड, रिकग्निशन, फॉर दैट मैटर इवन एप्रिसिएशन व्हिच इज कॉल्ड रिकग्निशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, रिवॉर्ड और रिकग्निशन कैसे दिया जाता है, कोई आइडिया? दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मैम रिकॉग्निशन ऑलवेज नॉन मॉनेटरी होता है, रिवॉर्ड इज मॉनेटरी and mostly monetary, but recognition is always non-monetary. The other thing is, देखो, रिवॉर्ड देने से थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन को बचना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये फाइनेंशियल भी होता है, ठीक है, एंड इट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन रेस्ट ऑफ योर टीम मेंबर्स। बट रिकग्निशन इज समथिंग व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट बट हैज अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉइज। तो ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रेटेजिस्ट्स ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है और प्रोवाइड किया है कि recognition should be a part of the organization. Okay, so ये चीजें मोटिवेटर्स की तरह काम करती हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां पर ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको ये मोटिवेट करते हैं कि आप ज्यादा अंदर से अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन को दें। जैसे हम ये एग्जाम्पल जो डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम काम कर रहे हैं और बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, तो हम मेरे अंदर से वो कैपेसिटी निकालने के लिए कि हम और ज्यादा काम करें या और अच्छे डायरेक्शन में काम करें, इसके लिए रिकग्निशन इम्पोर्टेंट होता है। इफ द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट रिकग्नाइज मी, अगर हम लेट तक रुक रहे हैं, लेट तक रुक के काम कर रहे हैं, अगर हम किसी का सब्स्टिट्यूशन क्लास बहुत ज्यादा ले रहे हैं, अपने क्लास से भी ज्यादा सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं, एंड इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इवन रिकग्नाइजिंग मी, देन दिस विल नॉट मोटिवेट मी टू वर्क फर्दर इन द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया तुम लोग को? Suppose somebody has suppose somebody has put a lot in a new project. तुम्हारा एक वर्क टाइमिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन में। अब उस वर्क टाइमिंग, ऑफर लेटर पे तुम्हारा वर्क टाइमिंग लिखा रहता है, लेकिन भाई तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट मिला है, असाइन हुआ है तुमको ऑर्गेनाइजेशन से, जिसपे तुम काम कर रहे हो। अब तुम उस पे रुक रुक करके काम कर रहे हो। सपोज 5:30 इज योर लॉग आउट टाइम एंड यू आर सिटिंग टिल 7:30 और पूरे टाइम पे आपने प्रोजेक्ट उस तरीके से कंप्लीट किया। एट द एंड ऑफ द time, if the management is least further to even recognize you, this will further prevent to take out the best from you. तो वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा तुमको कि मुझे तो रिकग्नाइज भी नहीं किया जाता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव तो बहुत दूर की बात है। समझ में आया? तो दैट वे मोटिवेशन नहीं होगा। और जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन ये जानती है कि मोटिवेटेड एम्प्लॉयज विल गिव 100% टू द वर्क। दैट इज वाई अलग अलग थ्योरी जो मोटिवेशन की है उसको मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से समझ के अलग अलग टाइम पे इम्प्लीमेंट करता है। अंडरस्टूड? Yes. तो लिख लो कि motivational factors and hygiene factors, they operate as a separate set of factors at the workplace. Okay, like hygiene factors will be dissatisfiers, motivation factors will be satisfiers. The presence of hygiene factor does not necessarily mean that they will, if they are present, they will motivate you.
rather as a rule they do not motivate you, but motivational factors का presence होना आपको further motivate करने के लिए, काम में आगे जाने के लिए, work पे 100% देने के लिए, तुम्हारे अंदर से best निकालने के लिए important होता है. ठीक है? Write down. मोटिवेटर फैक्टर्स लिखिए. तुम्हारा हम वर्क जो तुम लोगों को मॉड्यूल दिया गया है वो हम देख रहे थे. आई डोंट थिंक यू नीड एनी पीडीएफ और नोट्स. दैट इन इटसेल्फ इज कॉम्प्रिहेंसिव इनफ. उतना की तो तुमको जरूरत भी नहीं है. So you just take class lectures and go and underline all that you feel is important for you to write an exam. Write down the motivational factors. Recognition. और क्या क्या होगा बताओ. Responsibility. Responsibility लिखो. Achievement लिखो. You know, normally people think कि पैसा is important, ठीक है? But there are various other factors at the workplace which are actually the motivators. For example, one more factor that I'll teach you in motivational factors is meaningfulness of the work. You know, your work should be meaningful. It should make sense to you. And it should contain challenging tasks. अगर तुम monotonous काम कर रहे हो, अगर तुम repetitive काम कर रहे हो, you're doing the work every day, you're doing that work, okay, and there is no newness to the work, there is no challenge attached to that task. तुम खुद ही सोच करके देखो, कोई टॉपिक जब तुमको बहुत टफ लगता है, उस टॉपिक को लब भिड़ करके जिस दिन समझ जाते हो, उस दिन ज्यादा खुशी होती है कि नहीं? अच्छा फील होता है कि नहीं? होता है ना. कोई टफ टॉपिक है और तुम डिसाइड किए होते हो कि ओके संडे के दिन हम बैठेंगे और उसको कंप्लीट कर लेंगे, बहुत दिन से ये पढ़ेंगे. अब उसमें तुम बुक निकालोगे, उसमें तुम नोट्स निकालोगे, एक वीडियो निकालोगे, खुद समझोगे, टाइम लगा और तुम समझ गए. जब तुम समझ गए तो तुमको ये फील होगा कि यू हैव डन समथिंग स्पेशल, कुछ अच्छा किया, कुछ बड़ा किया. कोई टफ काम कर लेने के बाद जो फीलिंग आती है that remains just unmatched. यही चीज वर्क प्लेस पे भी होगा. अगर आपका प्लीज म्यूट योरसेल्फ सुनील. आपके वर्क प्लेस पे भी यही होता है. अगर आपका जॉब चैलेंजिंग नहीं है, अगर तुम्हारा, अब तुम सोचो, तुम जस्ट सोच करके देखो, तुम लोग बीबीए किए हो, एमबीए करोगे या बीबीए के जॉब पे ही जाओगे, ठीक है? एनालिटिकल माइंड्स है. अगर तुमको वर्क प्लेस पे ये बोला जाए कि तुम एक रजिस्टर भरो, अगले दिन तुमको बोला जाए कि उसको इरेज करो, तीसरे दिन बोला जाए फिर भरो, चौथे दिन बोला जाए कि फिर उसको इरेज करो और पैसा तुमको अच्छा दे, कितने दिन तक मोटिवेटेड रहोगे? रजिस्टर फाड़ देंगे ना. नहीं ना, नहीं. ये तो आकांक्षा स्पेशल बात हो गई, ठीक है? बट not like that, not like that, not like that. You will not feel motivated to do the work. Your work should contain challenging tasks. कोई टफ काम करने, कोई न्यू काम को करने में जो मोटिवेशन मिलता है कि you have done something, you have added value to yourself, that remains unmatched when the job is non-challenging and repetitive in nature. Job enrichment कितने लोग समझते हो? Job enrichment and job enlargement, कि कभी ना कभी पढ़े होगे थर्ड ईयर आने तक. तो जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट में क्या डिफरेंस होता है? आई थिंक जॉब एनरिचमेंट मतलब फर्दर ग्रोथ करते जाना, जॉब एनलार्जमेंट. हाँ ठीक है, ठीक है. जॉब एनरिचमेंट एक एक्सटेंट तक ठीक था. जॉब एनलार्जमेंट मतलब एडिशनल कुछ ऐड करना, मींस एग्जिस्टिंग लेवल पे कुछ. वेरी गुड.
बहुत अच्छा। जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट में ये फर्क होता है, बता दिया तुम लोगों ने। एनलार्ज करना किसी चीज को क्या क्या मतलब होता है, उसको बड़ा करना, ठीक है। जॉब एनरिच, हाँ, जॉब एनलार्जमेंट का मतलब होता है कि मान लो कि कोई पोस्ट है, मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर है, सेम लेवल के और जॉब्स को ऐड कर देना इज नोन एज जॉब एनलार्जमेंट। यानी हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम लेवल के और वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा सा ऐड कर दिया जाता है जब, तो उसको बोला जाता है जॉब एनलार्जमेंट। लेकिन जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कि दूसरे पोस्ट से भी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब ऐड कर दी जाती है तब उसको बोला जाता है जॉब एनरिचमेंट। यानी तुम्हारा जॉब एनरिच हुआ, more varieties have been added, more varieties of roles and responsibilities have been added to your work. This is known as job enrichment. Okay? अब देखो, जॉब एनरिचमेंट क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है ताकि तुम्हारा वर्क चैलेंजिंग बने, ठीक है। आप कर रहे हैं लेकिन लोकेशन को कैसे फाइनलाइज करेंगे? जॉब एनरिचमेंट का मतलब समझ में आया? टू एनरिच योर जॉब, टू मेक योर जॉब फुल ऑफ वैरायटीज फ्रॉम डिफरेंट पोस्ट्स एंड पोजीशंस। लेकिन जॉब एनलार्जमेंट का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही सेम लेवल पे जॉब में और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड कर देना। अब तुम सोचो कि जॉब एनरिचमेंट हम क्यों बताए तुमको? अभी मोटिवेटर्स के रेलेवेंस में हम तुमको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों, जॉब एनरिचमेंट क्यों बता रहे हैं, बताओ। क्योंकि मैम अलग अलग तरीके का अगर वर्क दिया जाए तो एम्प्लॉय जो वो मोटिवेट होगा, और सेम ही वर्क करते करते वो डिमोटिवेट हो सकता है। डिमोटिवेट हो नहीं सकता है, हो ही जाता है। यस मैम। जॉब एनरिचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक बहुत बड़ा और बहुत स्ट्रैटेजिक एचआर टर्म है। जब आप मैनेजर बनते हैं या ऊपर के लेवल पे जाते हैं और आपका प्रमोशन होता है, जॉब एनरिचमेंट से तुमको ये फील होता है कि आई एम हैंडलिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई एम हैंडलिंग मोर चैलेंजिंग टास्क्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये भी एक मेथड होता है सक्सेशन प्लानिंग की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टेप होता है कि आपको सेम लेवल पे अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैंडल करने के लिए दिया जाता है, सो दैट यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फाइनल सक्सेशन। जिस भी चीज के लिए आपको ऊंचे पोस्ट के लिए जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, ताकि तुम एक ही लेवल पे बहुत सारा एक्सपोजर है तुमको डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। अंडरस्टूड? तो ये भी एक तरीके का मोटिवेटिव फैक्टर्स होता है जॉब एनरिचमेंट। नाउ राइट डाउन मीनिंगफुलनेस टू द वर्क। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लो, वर्क शुड बी मीनिंगफुल, interesting and challenging for the employees. मैम एक बार फिर से बोलिए ना। Meaningfulness of the work. Meaningfulness of the work. उसका मतलब ये होता है, लिखो, work should be meaningful, interesting and challenging to perform and get motivated. Perform and get motivated. Growth and promotional opportunities. Next, growth and promotional opportunities. ग्रोथ एंड प्रोमोशनल अपॉर्चुनिटीज, इस पॉइंट को कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? ये कैसे मोटिवेटर्स मैम अगर करियर ग्रोथ ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में ना हो तो कोई भी एम्प्लॉय कितने दिन तक मोटिवेट रह सकता है या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को डिटेन कर सकता है? ठीक है, करियर प्लानिंग याद है? यस मैम। क्या होता है करियर प्लानिंग? The path that you take to move forward in your career, that is career planning.
you all have we all have a career planning. Like I am a lecturer, so I will look forward to becoming an assistant professor next, then associate professor, then professor, then HOD, dean, like that. Okay, उसी तरीके से आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आप अगर MBA करके जाते हैं तो आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट पे जाते हैं। आप जब ट्रेनिंग का पीरियड कंफर्म हो जाएगा तो तुम असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे, देन आप मैनेजर बनेंगे, देन सीनियर मैनेजर बनेंगे, देन आप AGM बनेंगे, GM बनेंगे, उसके बाद आप जनरल मैनेजर मार्केटिंग या HR या फाइनेंस, जो भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो भी होगा आपका। जब तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो तुम ये पता करते हो ना कि वहाँ पे करियर पाथ क्या है। पता करोगे कि करियर पाथ क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन में। सपोज करो कि वहां पर मैनेजर लेवल पे ही काम कर रहा है तो तुम मोटिवेटेड नहीं रहोगे ना वहां पे काम करने के लिए। You will feel that there are no growth opportunities, there are no promotional opportunities provided to you by the organization. तुम कितनी ही मेहनत कर लोगे, okay? तुम कितना भी आगे कर लोगे, तुम कितनी भी स्किल कर लोगे, लेकिन since there are no opportunities, तो ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम डिमोटिवेटेड हो जाओगे। कोई भी इंसान डिमोटिवेटेड हो जाएगा अगर उसको आगे का रास्ता नजर नहीं आता है तो। Understood? So for an organization to provide as a means of providing motivational factors, जरूरी ये होता है कि वो इनफ ग्रोथ एंड प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे अपने लोगों को, ताकि वो मोटिवेटेड रहे। क्यों मोटिवेटेड रहे? देखो, तुम असिस्टेंट मैनेजर हो, ठीक है, हो सकता है कि सीनियर मैनेजर बनने के लिए जो स्किल्स हैं वो तुम्हारे में नहीं है, और नहीं होते हैं, जूनियर लेवल पे कहाँ से हो जाएंगे सारा स्किल्स। लेकिन अगर तुमको पता है कि यहाँ पे एक प्रॉपर करियर पाथ है, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज है, तो तुमको ये भी समझ में आएगा कि वो स्किल्स अगर हम अक्वायर कर ले, ठीक है, वो स्किल्स अगर हम अक्वायर कर लें तो आई हैव अ फेयर चांस ऑफ गेटिंग प्रमोटेड टू द सीनियर लेवल। ये होगा कि नहीं? है ना? अगर कोई मैनेजर है, कोई अभी सीनियर असिस्टेंट मैनेजर हो तुम, तो तुम ये देखोगे ना कि ठीक है कि AGM बनने के लिए क्या स्किल्स चाहिए, कितने डिपार्टमेंट में काम किए ये सर तो वो AGM बने हैं, कोई और कोर्स करना है, किसी चीज की ट्रेनिंग लेनी है, क्या करना है। तो दैट वे यू विल बी मोटिवेटेड टू वर्क हार्डर। तुम सोचोगे कि हम ये भी ट्रेनिंग ले लेते हैं, हम इस डिपार्टमेंट में भी काम कर लेते हैं, तो तुम अपने आप को पुश करोगे काम करने के लिए। ये दोनों के लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम करियर में ग्रोथ सीख करोगे, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है कि तुम्हारे अंदर से वो फुल पोटेंशियल निकाल पा रही है इस तरीके से। इसीलिए ग्रोथ और करियर अपॉर्चुनिटीज इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मोटिवेटर फैक्टर। हो गया? ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स लिखा तुम लोग ने? बहुत सारे एग्जाम्पल हुआ। Responsibility, recognition, achievement, meaningfulness to work, and growth and promotion opportunities. With this, तो ये थ्योरी आपको समझ में आई। तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऐसी मोटिवेशन की थ्योरीज का रेफरेंस लेती है, वो ये समझती है कि लोगों की नीड क्या है। अगर हम ये नीड फुलफिल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो लोग मोटिवेटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में अपना 100% देने के लिए। एलॉन मस्क का एक स्टेटमेंट आया। एलॉन मस्क ने कहा कि आई एम श्योर पीपल कैन डू मोर देन व्हाट दे थिंक दे कैन डू, और पीपल कैन यूज देमसेल्व्स मोर देन व्हाट दे थिंक दे कैन डू। तो ये जो तुम सोचते हो कि हम इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं, इस चीज को अच्छी ऑर्गेनाइजेशन टैप करती है। वो जानती है कि आप इससे ज्यादा काम कर सकते हैं, बस आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करने की देर है। इसीलिए जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बहुत सारा मोटिवेशनल फैक्टर्स रखती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट दोनों चीजें हो, आप अपना ग्रोथ सीख करें, आप मोटिवेटेड रहें। आप मोटिवेटेड रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, दिस वाज हर्ट्जबर्ग्स 2-फैक्टर थ्योरी। ये सब कंटेंट थ्योरी में आता है। अभी बताए ना, कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी में तुमको थोड़ा और तो दूसरा थ्योरी है, विक्टर ब्लूम्स थ्योरी है, ये सब बताएंगे। कंटेंट थ्योरी होती है मोटिवेशन की और प्रोसेस थ्योरी होती है। कंटेंट थ्योरी क्या है? ये पीपल सेंट्रिक है, लोगों के नीड के बारे में फोकस करती है। अभी तक हम लोग नीड पढ़ रहे हैं ना, अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी,
ठीक है। Yes, हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी इसमें भी नीड है। अभी इसके बाद पढ़ाएंगे तुम लोग को डेविड मैक्लेलैंड की 3 नीड्स थ्योरी। तो ये सब नीड पीपल सेंट्रिक है। जब प्रोसेस थ्योरी पे आ जाओगे, प्रोसेस थ्योरी में पता चलेगा कि वो जॉब सेंट्रिक है, वर्क सेंट्रिक है, कि क्या प्रोसेस है मोटिवेशन का, लोगों को मोटिवेट करने का, व्हाट इज द प्रोसेस। अंडरस्टूड। अभी हम लोग कंटेंट थ्योरी कर रहे हैं। So we completed Abraham Maslow's need hierarchy theory. Then today we completed Herzberg's 2 needs theory, 2 factor theory. ये याद रहेगा? Yes, ma'am. Yes, थोड़ा ma'am. थोड़ा सा रिवाइज कर लो, इतना टफ नहीं होता है। क्लास के बाद अगर 10-15 मिनट की बात है रिवाइज कर लोगे ना, एक ही बार एग्जाम के समय प्रेशर नहीं पड़ता है, और ये इसे समझ में भी आता है धीरे धीरे। क्योंकि एक बार पढ़ के एग्जाम पास कर लोगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि किस थ्योरी का क्या काम है लाइफ में। कर्ट लेविन एचआर में बहुत बड़े स्ट्रैटेजी, बहुत बड़ा चेंजेस लाने के लिए फेमस है। फ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग, ये सब चीजों के लिए जो तुमको हम पढ़ाए भी है उसमें, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में। उसके अलावा भी वो तो थोड़ा सा था। कर्ट लेविन ने एक बात कही कि there is nothing more practical than a good theory. मतलब हमारे आसपास जो होता है, हम जो हैं, हम जैसे स्टूडेंट हो, तुम जो ऑर्गेनाइजेशन में हो, nothing is more practical. एक अच्छी थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है। तुम खुद देखो कि अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी तुम्हारे ऊपर अप्लाई होती है कि नहीं? सोच के बताओ। एक नीड पूरा हो जाने के बाद दूसरा नीड आता है ना। yes, मैम। Yes. हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी आती है कि नहीं? वर्क प्लेस पे तो चलो तुम लोग काम नहीं किए हो तो इसलिए थोड़ा सा कम समझ में आएगा, अभी थ्योरी पढ़ो। लेकिन अगर अपने भी पर्सनल लाइफ में उसको अप्लाई करने की सोचोगे तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं कि नहीं? लाइट है, फैन है घर में, लाइट नहीं गई है, एसी चल रहा है घर में और बहुत अच्छा कंडीशंस है, मम्मी खाना बना के दे रही है अच्छा, तो वो तो अच्छा फील हो रहा है। वो खाना नहीं रहेगा, हॉस्टल में रहोगे, खाना नहीं मिला तो डिससैटिस्फाई हो जाओगे। लेकिन जो घर में भी बहुत अच्छा खाना खा रहा है, जो घर में एसी में बैठ के पढ़ रहा है, उसको उससे ज्यादा थोड़ी समझ में आ जाता है। ज्यादा पढ़ाई हो जाती है उससे? नहीं होती, No, ma'am. नहीं होती है। तो ये थियरी अप्लाई करके देखो अपनी लाइफ पे, तो तुमको ये समझ में आएगा कि इट इज ट्रू, देयर इज नथिंग मोर प्रैक्टिकल देन अ गुड थियरी इन लाइफ। इसलिए थियरीज बहुत वेल रिसर्च्ड होती है, बहुत लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है, तब ये थियरी बनती है। ये कॉज और रिलेशनशिप और ये सब जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो तुम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में, these are well researched theory, and then when they are made theory, then they are put in books for you to study. Okay? Yes. So tell me, in the next class, what do you want me to do? Move to David McClelland's 3 needs theory or revise both these two theories? मैम ये दोनों। मैम ये तो समझ में आ गया। आ गया ना? हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी समझ में आ गई, अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी समझ में आ गई। यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास व्हिच इज टुमारो यस, तो दैट इज देन विल डू डेविड मैक्लेलैंड्स 3 नीड थ्योरी। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में उसको। ठीक है, जस्ट वेट, आई विल टेक योर अटेंडेंस 1 मिनट। तुम लोगों का अटेंडेंस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आप में बस मेरा 1-2 दिन एब्सेंट था बस। बाकी लोग गड़बड़ होता है मैम। मैम सब्जेक्ट प्रेजेंट है लेकिन मेरे में भी 2 दिन एब्सेंट है। जस्ट इन केस यू हैव प्रॉब्लम प्लीज कम टू मी, क्योंकि अगर वैसा होगा तो फिर हम बना देंगे, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मली बनता ही है, कभी होता है कि नेटवर्क वगैरह इशू है और उसी समय स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है तो मे भी उस वक्त मिस हो सकता है, बट अदरवाइज हम अटेंडेंस लास्ट में ही बनाते हैं। जिसका नहीं बनाना होता है उसका नहीं बनाते,
लेकिन किसी का नेटवर्क एरर, जैसे आभा कुमारी इज अ गर्ल इन दिस क्लास, अदीबा, इन लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम हमेशा होता है। सो आई मेक श्योर कि इन लोगों का अटेंडेंस हो जाता है, क्योंकि वो कई बार एंटर करते हैं आई अलाउ एंड देन दे डिसजॉइन अनजॉइन, तो ऐसा होता है। ओके ठीक है, चलो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द न्यू थ्योरी व्हिच इज डेविड मैक्लेलैंड्स 3 needs theory. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am.